अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज है हमारा डे 3 और आज हम लोग जिस लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज हमारी तीसरी क्लास है बायोलॉजी की। इससे पहले हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन और जो हमारे पास लाइफ प्रोसेसेस हैं, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की शनाख्त बनते हैं, उनको डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। हम लोग ये जिक्र करने वाले हैं कि हमारे पास बायोलॉजी के अंदर कौन कौन सी शाखें आती हैं, यानी बायोलॉजी में हम कौन कौन सी फील्ड्स को डिस्कस करते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली ब्रांच जिसका यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है और यहाँ पर मैं सबसे पहले जिसका नाम लिख रहा हूँ वो है सेल बायोलॉजी। हम सभी जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहचान सेल की वजह से होती है। जिसमें सेल होगा वो लिविंग और जिसमें सेल नहीं होगा वो नॉन लिविंग कहलवाएगा। तो इस तरह से जब हम सेल को स्टडी करते हैं, सेल के पार्ट्स को स्टडी करते हैं, सेल की डिवीज़न को स्टडी करते हैं, वो ब्रांच सेल बायोलॉजी कहलवाती है। और लाजमन हमें सेल को स्टडी जब करना होगा तो हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो सेल बायोलॉजी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करती है और सेल को स्टडी करती है। इसको दूसरा हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। आप इसको सेल बायोलॉजी कहो या साइटोलॉजी कहें। साइटो भी सेल के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। साइटो मीन्स सेल, लॉजी मीन्स स्टडी, या इसी तरह से आप इसको सेल बायोलॉजी भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें स्टडी होंगी? आप इसके अंदर सेल को स्टडी करोगे। सेल के जो पार्ट्स होते हैं, सेल के अंदर छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं जिन्हें ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। तो सेल, सेल के ऑर्गेनेल्स और सेल डिवीज़न, इन तमाम चीज़ों को सेल बायोलॉजी में डिस्कस किया जाता है। सेल हो गए, सेल के ऑर्गेनेल्स हो गए और सेल की डिवीज़न कि किस तरह से सेल जो है डिवाइड होता है। सेल बायोलॉजी के ज़रिए से हमें मालूम पड़ता है कि हमारे पास कितने तरह के सेल हैं। सेल की जो ऑर्गेनेल्स हैं वो कैसे काम करते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो हमें सारा सेल बायोलॉजी के ज़रिए से पता चलता है। और सेल डिवीजन ठीक से हो रही है या नहीं, सेल में कोई मसला तो नहीं आ गया, तो ये तमाम चीज़ें भी सेल बायोलॉजी के ज़रिए से हमें मालूम पड़ती है। जब सेल्स आपस में जुड़ते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे टिश्यूज़ कहा जाता है और टिश्यूज़ की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी में आप टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं। हिस्टो लफ्ज़ जो है वो टिश्यूज़ से लिया हुआ है और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अगर मिसाल के तौर पर आपसे ये कहा जाए कि किसी इंसान की डेथ हो गई है और काज ऑफ डेथ मालूम किया जाए कि वो शख्स किस वजह से मारा गया, क्या उसकी मौत की वजह बनी है, तो ऐसा किया जा सकता है कि उसकी बॉडी में से टिश्यू निकाला जाए, ख़ास तौर पर उसके स्टमक में से देखा जाए उस स्टमक की टिश्यू को कि क्या वो किसी जहर की वजह से डैमेज तो नहीं। तो बआसानी हम पता लगा सकते हैं कि काज ऑफ डेथ क्या है। टिश्यूज़ को निकाला जा रहा है। इसी तरह से अगर किसी इंसान के पास कैंसर हो चुका है, कैंसर का प्रॉब्लम है, तो जिस जगह पर कैंसर है वहाँ के सेल्स निकाले जा सकते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। तो एनिमल्स के टिश्यूज़, प्लांट्स के टिश्यूज़ को स्टडी करना, इसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। कोई टिश्यू निकाला हुआ है, उसके बाद दवाइयाँ भी लगाई जा सकती है, पता चलेगा कि वो दवा उस पर असर करती है या नहीं। तो हिस्टोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं टिश्यूज़ की। और जहन में रखिएगा टिश्यूज़ कैसे बनते हैं। एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, छठा सेल। तो ऐसे सेल्स जब जुड़ते हैं तो टिश्यू बनते हैं। सेल्स जुड़कर साथ काम करेंगे। हो सकता हो सिमिलर सेल्स हो, यानी सारे के सारे सेल्स एक जैसे हो, या हो सकता है अलग अलग तरह के सेल्स भी जुड़े हुए हो सकते हैं। तो सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स कंबाइन होकर के टिश्यू बनाते हैं। प्लांट्स के अंदर अलग अलग तरह के सेल्स कंबाइन हुए हमें दिखने को मिलते हैं। इसी तरह से हिस्टोलॉजी के अलावा हमारे पास एक और ब्रांच भी मौजूद है और वो है हमारे पास फिजियोलॉजी। मेडिकल के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच जिसे फिजियोलॉजी कहा जाता है। फिजियोलॉजी हमें क्या चीज़ बताती है? फिजियोलॉजी किसके बारे में होती है? फिजियोलॉजी असल में होती है हमारे ऑर्गन्स के
फंक्शंस के बारे में, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स। हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स है, मिसाल के तौर पर हमारे पास हार्ट है, हमारे पास हमारी किडनीज़ हैं, हमारे लंग्स हैं, वो ऑर्गन्स क्या काम करते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, क्या उन ऑर्गन्स में ख़राबी तो नहीं आई। तो ऑर्गन्स की कामों का जब पढ़ा जाएगा तो वो फिजियोलॉजी में पढ़ा जाएगा। एक डॉक्टर होता है, आप उसके पास जाते हैं मुख्तलिफ मसाइल के लिए। स्किन का प्रॉब्लम हो गया, स्किन एक ऑर्गन है। स्किन का प्रॉब्लम हो गया, आप उसके लिए जाते हैं। आपकी आई का प्रॉब्लम है, आप उसके लिए जाते हैं। आपके नोज़ का, माउथ का, थ्रोट का प्रॉब्लम है, आप उसके लिए जा रहे होते हो। एयर का प्रॉब्लम हो गया, तो अब मुख्तलिफ ऑर्गन्स की ख़राबी के टाइम पर आप डॉक्टर से रुजू करते हो और फिर डॉक्टर कोई मेडिसिन देता है जिससे आपकी वह प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो फिजियोलॉजी, और जो डॉक्टर फिजियोलॉजी को स्टडी करता है उसे फिजिशियन कहा जाता है। वो बॉडी की चीर फाड़ नहीं करता, वो बॉडी को बस कोई दवाई दे करके सिंपली जो है ट्रीट कर सकता है। लेकिन अगर ज़रूरत सर्जरी की आ गई, ऑपरेशंस की आ गई, तो ऑपरेशंस जिस ब्रांच को पढ़कर किए जाते हैं उसे एनाटॉमी कहा जाता है। एनाटॉमी के अंदर हम स्टडी करते हैं इंटरनल पार्ट्स की, स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स, इंटरनल ऑर्गन्स। हमारी बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हैं, अगर हम हमारे हड्डियों की बात करें कहाँ पर मौजूद है, कितनी हड्डियाँ हैं, 206 हड्डियाँ। किडनीज़ की पोजीशन की बात करते तो वो हमारे बैक साइड पर मौजूद है। हार्ट की बात करते तो वो हमारे सेंटर में लोकेटेड है, सेंटर में थोड़ा लेफ़्ट साइड पर लोकेटेड है। तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो जहाँ पर लोकेटेड है, लाजमी हमने सर्जरी की, हमने बॉडी को कट किया और फिर पता चला। तो एनाटॉमी के अंदर हम इंटरनल पार्ट्स को पढ़ते हैं और इंटरनल पार्ट्स को पढ़ने के लिए उनकी कटिंग की जाती है। और फिर जब हमें मालूम होगा इंटरनल पार्ट्स के हवाले से, फिर हम उनको दुरुस्त भी कर सकते हैं अगर उनमें कोई ख़राबियाँ, कोई खामियाँ होंगी। मिसाल के तौर पर हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, हार्ट ठीक से अब काम नहीं कर रही, तो कटिंग देम ओपन, उनको कट करके हम उस इंटरनल पार्ट को ठीक कर सकते हैं। कभी कभी किसी इंसान को कोई चोट वगैरह लग जाती है और वो इंटरनल चोट होती है, अंदर की तरफ कोई चोट लग जाती है, तो एनाटॉमी के ही ज़रिए से, सर्जरी के ही ज़रिए से उसे ठीक किया जा सकता है। काफ़ी दफ़ा ऐसे मामला होते हैं, कोई इंसान गया डॉक्टर के पास, उसने कहा कि मुझे पेट के अंदर दर्द काफ़ी सारा महसूस हो रहा है। डॉक्टर ने उसका एक्सरे, अल्ट्रासाउंड किया तो पता चला कि उसके पेट के अंदर अपेंडिक्स का पार्ट जो है वो ज़्यादा फूल चुका है, ग्रो कर चुका है। अब मेडिसिन से तो वो ठीक नहीं होने वाला, लाजिम उसमें एनाटॉमी की जाएगी, सर्जरी की जाएगी, उस पार्ट को कट करके रिमूव किया जाएगा। किडनी स्टोन का भी यही मसला होता है कि अगर छोटा सा स्टोन है तो उसे आराम से तोड़ा जा सकता है, मेडिसिन के ज़रिए से तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर वो स्टोन बड़ा है तो फिर सर्जरी के ज़रिए से उसे रिमूव किया जा सकता है। तो एनाटॉमी बेसिकली सर्जरी से रिलेटेड होती है। उसके अलावा हमारे पास एक और ब्रांच आ जाती है जिसे मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। मॉर्फो जो है शक्ल को कहा जाता है। अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिज़म मौजूद है और हम ये देखना चाहते हैं वो ऑर्गेनिज़म बाकियों से कैसे मुख्तलिफ है, तो स्टडी ऑफ शेप्स ऑफ ऑर्गेनिज़म्स, ऑर्गेनिज़म्स की शेप्स को, ऑर्गेनिज़म्स की शक्ल को देखकर अंदाज़ा लगाना, शक्ल को देख कर के स्टडी करना, ये मॉर्फोलॉजी कहलवाएगी। मिसाल के तौर पर एक लॉइन है, एक टाइगर है और एक चीता है। सभी की बॉडी में फ़र्क होता है। अगर आप इनकी बॉडी को देखोगे, देखने से पता चल जाएगा। इसी तरह से एक मेमथ होता था मेमथ एक, और इसी तरह से एलिफेंट। मेमथ जो होते थे उनकी बॉडी में बहुत सारे बाल होते थे, उनके जो कान थे वो छोटे होते थे और उनके जो सामने वाले दांत होते थे वो ज़्यादा मुड़े हुए होते थे। एलिफेंट के इस तरह से सीधे दांत होते हैं, कर्व्ड। कान इनके बड़े होते हैं और इनकी बॉडी पर आपको बाल देखने को नहीं मिलते, लेकिन मेमथ इनसे थोड़े से मुख्तलिफ होते थे, लेकिन आज ये मौजूद नहीं है। तो मॉर्फोलॉजी यानी इनकी शक्ल को देख करके फ़र्क कर लेना। लॉयंस, टाइगर, चीता, इनकी भी शक्ल को देखकर फ़र्क कर लेना। लॉयन की बॉडी पर आपको बाल देखने को मिलेंगे, ख़ास तौर पर सर की तरफ ज़्यादा बाल मौजूद होंगे।
टाइगर की अगर हम बात करेंगे तो टाइगर की बॉडी पे लकीरें होती हैं, सीधी सीधी लकीरें। चीता की बॉडी पर लकीरें नहीं होती। चीता की बॉडी पर हल्के से डॉट, हल्के से निशान मौजूद होते हैं, छोटे से। लियोपर्ड एक अलग होता है जिसकी बॉडी पर बड़े बड़े निशान होते हैं। तो इन सब का मार्फोलॉजी, इन सब की शक्ल अलग है। अब ये मार्फोलॉजी हमें कहाँ हेल्प करती है? मार्फोलॉजी हमें बताती है कि जब हमने किसी एनिमल की, किसी प्लांट की ग्रुपिंग करनी हो तो मार्फोलॉजी हमें बताएगी। बज़ाहिर एक जैसे दिखने वाले एनिमल्स, लेकिन उनमें फ़र्क हो सकता है, और वो फ़र्क हमें मार्फोलॉजी के ज़रिए से पता चलेगा। जब हम उनकी शक्ल को ठीक से स्टडी करेंगे, शक्ल में वाज़ेह नज़र आने वाले फ़र्क को जब हम देखेंगे तो हमें पता चल सकता है कि वो जानदार एक जैसा ही या अलग है। तो सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, मार्फोलॉजी, ये हमारे पास 5 ब्रांचेस हो गई। मज़ीद भी ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं क्योंकि आपकी बुक के अंदर टोटल 15 ब्रांचेस जो हैं वो डिस्कस की जा रही हैं। एक और ब्रांच का जिक्र करते हैं जो मार्फोलॉजी से ही रिलेटेड होती है और उसे टेक्सोनॉमी कहा जाता है। टेक्सोनॉमी में 2 लफ्ज़ यूज़ हो रहे हैं, एक टेक्सो और दूसरा नॉमी। टेक्सो का मतलब होता है ग्रुप्स और नॉमी का मतलब होता है नेम। आगे आप पढ़ोगे हमारे तीसरे चैप्टर में जिसका नाम बायोडाइवर्सिटी है। तीसरे चैप्टर में जो बात बयान की जा रही है वो मार्फोलॉजी और टेक्सोनॉमी का डिस्कस है। जानदार अलग अलग दिखते हैं मार्फोलॉजी, लेकिन अब जानदार जब अलग अलग हैं, क्या सबको एक साथ रखा जाएगा या ग्रुप्स बनाए जाएंगे? तो टेक्सोनॉमी में हम लोग जानदारों के साथ उनके ग्रुप्स भी बनाते हैं, जानदारों की ग्रुपिंग भी करते हैं और हर जानदार को एक ख़ास तरह के नाम भी देते हैं। तो ग्रुपिंग एंड नेमिंग, ये दोनों चीज़ें टेक्सोनॉमी में होंगी। कैसे नाम दिए जाएंगे, कौन से रूल्स होंगे नाम देने के, ग्रुपिंग के कौन से रूल्स होंगे, ये सारी चीज़ें टेक्सोनॉमी में बयान की जाती हैं। अच्छा, इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप हमारे कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। ये वाली वीडियोस जो पेश की जा रही हैं ये जो है एक डेमो के तौर पर आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जा रही हैं। तो कुछ टाइम के लिए हम ये डेमो चलाते रहेंगे। शायद ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद हमारा आखिरी लेक्चर होगा। अब फ़ीस जो होगी वो 500 मंथली फ़ीस रखी गई है, जिसके अंदर आपको ये तमाम टॉपिक कवर किए जाएंगे। इसी तरह से आपको कवर किए जाएंगे कॉपी पर सारे समझा करके। कोई भी डाउट होगा तो आप फिर ग्रुप के अंदर, आपको जब ऐड किया जाएगा तो आप उस ग्रुप में कोई भी सवाल आपका जो होगा टॉपिक से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। तो आप लोगों की सहूलत के लिए, स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट रहने के लिए ये ग्रुप्स वाला सिस्टम किया जा रहा है। और लाजमी मुझे भी थोड़ी सी सपोर्ट हो जाएगी क्योंकि मैंने मेंशन किया था कि यूट्यूब से अर्निंग बहुत कम होती है। हर कोई अपनी एक स्टेबिलिटी चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसका थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो। तो 500 फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं है, हर जगह पर आपको इसी तरह से फ़ीस दी जाती है, आप लोग पे करते हो। और मेरे साथ तो मामला ये है कि आप कभी भी किसी भी टाइम कोई भी सवाल, कोई भी डाउट आपका होगा तो वो इंशाल्लाह आपका क्लियर किया जाएगा। इसके बाद हमारे पास कुछ और ब्रांचेस भी हैं। एक ब्रांच हमारे पास डिस्कस की जा रही है, वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को सिंपली कहा जाए तो इसके अंदर हम हमारे जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ जीन्स। हमारे अंदर हमारा डीएनए होता है, डीएनए हमारे पेरेंट्स में से हासिल होता है और डीएनए के अंदर कुछ टुकड़े होते हैं, यानी कि एक बहुत ही लंबा सा डीएनए मौजूद है। इस डीएनए का ये वाला टुकड़ा हो सकता है हमारे हेयर कलर को कंट्रोल करता हो। उसके अलावा हो सकता है इस डीएनए का ये वाला टुकड़ा हमारी हाइट को कंट्रोल करता हो। तो डीएनए के जो टुकड़े हैं जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, उन टुकड़ों को जीन कहा जाता है। तो डीएनए के अंदर हमारे जीन्स होते हैं और डीएनए हमारे पास कहाँ से आया है? हमारे पास हमारे पेरेंट्स में से डीएनए आता है। तो हम कह सकते हैं जीन्स हमारे पेरेंट्स में से आते हैं। तो कैसे जीन्स आते हैं, कैसे वो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, कैसे हमारे पास हमारे माँ बाप में से किसी एक का कैरेक्टर ज़ाहिर होता है, ये चीज़ें जीनेटिक्स में पढ़ी जाती है। तो जेनेटिक्स में स्टडी ऑफ जीन्स होते हैं। जीन्स को हम हेरिडिटी कैरेक्टर्स कहते हैं, जो जीन्स होते हैं।
इन्हें हम हेरिडिटी यानी विरासत वाले कैरेक्टर्स कहते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स जो माँ बाप से औलाद में आ रहे हैं। तो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, माँ बाप से औलाद में ये कैरेक्टर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये चीज़ें जेनेटिक्स में पढ़ी जाती हैं। एक और ब्रांच हमारे पास मौजूद है जिसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहा जाता है। एक और ब्रांच हमारे पास मौजूद है जिसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहा जाता है। डेवलपमेंटल का मतलब क्या है? हम यहाँ पर डेवलपमेंट को पढ़ते हैं। डेवलपमेंट समझ लें आपकी ग्रोथ को पढ़ते हैं कि एक ऑर्गेनिज़म माँ के पेट के अंदर या एक ऑर्गेनिज़म किसी भी स्ट्रक्चर में कैसे बड़ा होता है। मिसाल के तौर पर एक सीड है, सीड स्ट्रक्चर है। उस सीड के अंदर एक छोटा सा बच्चा जो है प्लांट का पल रहा है, जिसमें से रूट्स और शूट्स आगे चल कर के निकलेंगी। तो रूट्स निकली, शूट निकली, फिर वो ग्रो करता गया तो वो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन गया। तो कैसे सीड में उसकी ग्रोथ हुई, कैसे सीड के अंदर वो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ये ब्रांच डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहलाएगी। इसी तरह से एक एग के अंदर, अंडे के अंदर 21 दिनों के अंदर मुर्गी का बच्चा डेवलप होकर के निकलता है। 21 दिनों में क्या क्या उसमें तब्दीलियाँ आई, कैसे कैसे उसके अंदर स्ट्रक्चर्स बने हैं, ये सारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ा जाएगा। एक बच्चा माँ के पेट के अंदर 9 महीनों में कैसे डेवलप हुआ, पहले महीने में क्या स्ट्रक्चर्स बने हैं, दूसरे महीने में क्या स्ट्रक्चर्स बने हैं, लंग्स किस तरह से 8वें महीने में डेवलप हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंटल बायोलॉजी में डिस्कस होती हैं। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी को दूसरा एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियो की। आप इस तरह से समझ लें कि वो स्ट्रक्चर जो माँ के पेट के अंदर मौजूद है, उस स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो कहा जा रहा है। जो अभी डेवलप हो रहा है, जो अभी मुकम्मल नहीं बना, उस स्ट्रक्चर को आप एक सिंपल तरह से एम्ब्रियो कह सकते हैं। और उस एम्ब्रियो की स्टडी एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहलवाएगी। अच्छा, अब हम कुछ मज़ीद ब्रांचेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और ब्रांच होती है जिसे पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। पैलियोंटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर आप फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हो। फॉसिल कहा जाता है ऐसे जानदार के टुकड़ों को जो आज से हज़ारों साल पहले मौजूद थे, और आज हमें कोई जानदार का अगर पार्ट मिल रहा है तो वो हमारे पास फॉसिल होगा। तो पैलियोंटोलॉजी में बेसिकली आप किसको पढ़ते हो? आप स्टडी ऑफ फॉसिल करते हो, आप फॉसिल्स को पढ़ते हो। फॉसिल क्या है? फॉसिल्स है रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हमारे पास लाखों साल पहले, हज़ारों साल पहले कोई ऑर्गेनिज़म रहा करता था। मिसाल के तौर पर डायनासोर था, या किसी भी तरह का कोई ऑर्गेनिज़म था, या कोई प्लांट था। वो प्लांट आज मौजूद नहीं है, वो प्लांट मर गया लाजमी। हज़ारों साल पहले वो ऑर्गेनिज़म डेड हो गया। लेकिन अगर उसका कोई भी रिमेन, कोई भी टुकड़ा उसका मौजूद है, उस एनिमल की कोई हड्डी मौजूद है, उस एनिमल का पत्थर में कोई निशान मौजूद है, उस एनिमल का कोई भी टुकड़ा मौजूद है, उस प्लांट का कोई भी टुकड़ा मौजूद है, तो वो एक चीज़ कहलवाएगा जिसे फॉसिल कहा जाएगा। उस फॉसिल को पढ़कर उस ज़माने का अंदाज़ा, उन जानदारों का अंदाज़ा लगाना कि वो जानदार कैसे थे, ये पैलियोंटोलॉजी होगी। अगर मैं कहूँ थर के अंदर कोयला मौजूद है, ये कोयला कैसे बनता है? लाजमी कोयला प्लांट्स से बनता है। तो थर के अंदर क्या इतने कोई प्लांट्स हैं? होता इस तरह से था, या आप इसे समझ लें कि एक दरिया जो कि थर के किसी टाइम पर रेगिस्तान में बहा करता था। दरिया की वजह से यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स आबाद थे, क्योंकि जहाँ दरिया होगा वहाँ पानी होगा, वहाँ पर दरख्त भी होंगे। तो दरख्त भी कोई बहुत सारे मौजूद थे। क्लाइमेट की चेंजेस की वजह से, दरिया के सूख जाने की वजह से मामला ये हुआ कि वो जो दरख्त थे वो भी सूख गए, और आहिस्ता आहिस्ता से एक लंबे टाइम के बाद वो ज़मीन में धंस गए। हज़ारों सालों की तब्दीलियों के बाद वो ज़मीन के अंदर रह करके कोयले में तब्दील हो गए। तो आज हमें थर में से वो कोयला मिल रहा है। तो कोयला भी एक तरह का क्या हो गया? एक तरह का फॉसिल हो गया। तो फॉसिल्स की स्टडी करना ये पैलियोंटोलॉजी कहलवाता है। एक और ब्रांच है जिसे
पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है। पैरासाइटोलॉजी में आप पैरासाइट्स को स्टडी करते हो, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट ऐसे जानदारों को कहा जाता है जो दूसरे जानदार के ऊपर डिपेंड करते हैं। पैरासाइट ऐसे जानदार होते हैं जो डिपेंड करते हैं दूसरे जानदारों के ऊपर। मिसाल के तौर पर अगर उसे खाना चाहिए होगा वो दूसरे जानदार में से खाना हासिल करेगा। अगर उसे रहाइश करनी होगी वो दूसरे जानदार पर रहाइश करेगा। दूसरा जानदार नहीं मिला वो मर जाएगा, तो उसके ज़िंदा रहने के लिए दूसरा जानदार लाजमी है। मिसाल के तौर पर सरों में जुएँ मौजूद हो सकती हैं। जुएँ एक तरह का पैरासाइट है। वो पैरासाइट्स हैं, वो ब्लड पर डिपेंड कर रही हैं, वो हमारे में से खुराक हासिल कर रही हैं। इसी तरह से वायरस वो भी पैरासाइट होता है, वो भी दूसरे जानदारों के सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से कुछ कीड़े हो सकते हैं जो पेट में जा कर के हमें नुकसान पहुंचा रहे होते, तो वो भी एक तरह के पैरासाइट हो सकते हैं। आगे आप सेकंड चैप्टर में एक जानदार का जिक्र करने वाले हो, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम को ज़िंदा रहने के लिए 2 जानदार चाहिए। वो मच्छर पर भी डिपेंड करता है, वो हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है। तो उसके 2 जानदार होते हैं जिन पर वो रह रहा होता है। तो पैरासाइट जिन जानदारों पर डिपेंड करता है, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को होस्ट कहा जाता है। आप ऐसे समझ लो ये मेहमान है, हमारे अंदर मेहमान आएगा, हम उस पर खर्चा करेंगे, नुकसान हमारा हुआ इस महंगाई के टाइम पर। इसी तरह से रहाइश उसको हम देंगे, खाना उसको हम देंगे, इसने कुछ भी नहीं करना, तो इसका फ़ायदा इसका नुकसान। तो पैरासाइट हमेशा दूसरे का नुकसान करता है। और पैरासाइट की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट अब 2 तरह के होंगे। हो सकता है वो जिस्म के बाहर जा कर के रहे, तो उन्हें एक्टो पैरासाइट कहा जाएगा, जो बॉडी के बाहर चिपके हुए हो सकते हैं। आपने कभी ऐसा देखा है कि एक दरख्त है, उस दरख्त के ऊपर येलो कलर की कोई बेल जो है वो उसके ऊपर मौजूद है। जब उसके ऊपर येलो कलर की बेल मौजूद है वो पूरा दरख्त सूख चुका है, तो वो जो उसके ऊपर बेल मौजूद है वो एक तरह का पैरासाइट है। क्योंकि वो बॉडी के ऊपर मौजूद है तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे एक्टो पैरासाइट कहा जाएगा। इसी तरह से कुछ ऐसे होंगे जिस्म के अंदर सेल्स के अंदर जाएंगे तो उन्हें एंडो पैरासाइट कहा जाएगा। तो कुछ एंडो पैरासाइट होंगे और कुछ एक्टो पैरासाइट होंगे। पैरासाइट्स की स्टडी करना ये पैरासाइटोलॉजी कहलवाएगा। और उसके अलावा कुछ हमारे पास और ब्रांचेस, जैसे कि हमारे पास एक और ब्रांच मौजूद है बायोसोशियोलॉजी। बायोसोशियोलॉजी के अंदर जो जिस चीज़ डिस्कस की जाती है वो होती है सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। हमारे पास एनिमल्स मौजूद हैं, उनका आपस में बिहेवियर होता है। आपसी बिहेवियर को सोशल बिहेवियर कहा जाएगा। हो सकता है वो फ़ायदे वाला हो, एनिमल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे। जैसे एक एंट होती है, उसे खाना मिलता है, वो सारी कॉलोनी को, वो सभी को बुलाने लग जाती है, सब फिर आ जाती है, सारे खाने को कलेक्ट करने में लग जाती हैं। और हो सकता है वो गुस्से वाला बिहेवियर भी हो। एक जानदार के इलाके में दूसरा जानदार आ गया, दूसरा जानदार के आने की वजह से वो पहले वाला जानदार गुस्सेल हो गया। जैसे एक बिल्ली है, उसके इलाके में कोई और बिल्ली आ गई तो बिल्ली नाराज़ हो जाएगी, गुस्से वाली हो जाएगी। डॉग्स में भी ऐसे होता है। तो बहुत सारे एनिमल्स के अंदर गुस्से वाला बिहेवियर भी हो सकता है, फ़ायदे वाला बिहेवियर भी हो सकता है। जैसे हनी बीज होती हैं, उनके 3 ग्रुप्स होती हैं। उनके अंदर एक होते हैं जो कि बाहर जाते हैं, मेहनत करते हैं, वर्कर्स जिनको कहा जाता है, और खाना वगैरह तलाश करते हैं, तो वर्कर्स। इसी तरह से एक होते हैं जो छत्ते में मौजूद होते हैं, और एक होती हैं जो कि क्वीन होती है। तो उनके 3 ग्रुप्स ऐसे बने हैं। तो सोशल बिहेवियर, एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ बनाए रखना, जब हम ये ताल्लुक़ को स्टडी करेंगे तो ये वाली ब्रांच बायो सोशोलॉजी कहलवाएगी। इसी तरह से हमारे पास एक और ब्रांच है जिसे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहा जाता है। हमारे आस पास जो भी चीज़ें हैं उसे हमारा इन्वायरमेंट कहलवाता है, कहा जाता है। अब इन्वायरमेंट जो होगा, हमारे आसपास जो भी इन्वायरमेंट है वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी। हमारे आसपास जो बाउंड्री है वो इन्वायरमेंट।
इन्वायरमेंट में हमारे पास दो चीज़ें होंगी, लिविंग चीज़ें भी होंगी जिन्हें बायोटिक कहा जाता है, और नॉन लिविंग चीज़ें भी होंगी जिन्हें अबायोटिक कहा जाता है। जैसे प्लांट्स हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, ये बायोटिक। अबायोटिक में एयर हो गया, लाइट हो गया, उसके अलावा टेम्परेचर हो गया, ये अबायोटिक हो गया जो नॉन लिविंग होगा। तो इन्वायरमेंट की स्टडी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जितनी ज़िंदा चीज़ें उनको पढ़ा जाएगा, जितनी गैरजंदा चीज़ें उनको पढ़ा जाएगा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। लेकिन अगर हम इनका ताल्लुक़ पढ़ेंगे कैसे लिविंग चीज़ गैर जानदार पर डिपेंड कर रही है, जैसे प्लांट्स हैं वो सूरज की रोशनी जो गैर जानदार है उस पर डिपेंड करे, प्लांट्स एयर पर भी डिपेंड करे, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं, प्लांट पानी पर भी डिपेंड करते हैं। तो ज़िंदा चीज़ें जब गैर जानदार पर डिपेंड करती हैं इसे बोला जाता है इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम की स्टडी को इकोलॉजी कहा जाता है। आपकी बुक ने इन दोनों डेफिनेशंस को मिक्स करके लिखा हुआ है। इन्वायरमेंट की स्टडी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और इकोसिस्टम की स्टडी इकोलॉजी। इकोसिस्टम में रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग देखा जाता है। तो हमारे पास इस तरह से एक ये ब्रांच भी आ गई। एक हमारे पास और ब्रांच है जिसे फार्मेकोलॉजी कहा जाता है। आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको एक मेडिसिन देता है, वो कहता है कि आपके पेट दर्द के लिए ये मेडिसिन अच्छी है या आपके सर दर्द के लिए ये मेडिसिन अच्छी है, तो वो आपको एक मेडिसिन दे देता है। डॉक्टर को कैसे पता कि वो मेडिसिन उस चीज़ के लिए बनी है? लाजिमी वो उस मेडिकल के ऊपर, उस मेडिसिन के ऊपर जो है जो इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं उनको वो फॉलो करता है, देखता है कि वो मेडिसिन किस चीज़ के लिए बनी हुई है। तो हर मेडिसिन एक ख़ास मकसद के लिए बनी होती है। जब हम देखते हैं वो मेडिसिन कैसे काम करती है तो उसे फार्मेकोलॉजी कहा जाता है। फार्मेकोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं एक्शन ऑफ मेडिसिन्स, कि मेडिसिन्स कैसे काम करती है। मेडिसिन्स के कामों को फार्मेकोलॉजी में पढ़ा जाता है। आपकी बुक ने मेडिसिन की जगह पर एक और लफ्ज़ लिखा हुआ है ड्रग्स, तो आमतौर पर हम उनको ड्रग्स भी कह सकते हैं मेडिसिन्स के लिए। आपके दिमाग में फिर ये सवाल हो सकता है कि सर ड्रग्स तो वो दवाएं होती हैं जो नशा करती हैं। असल में जो मेडिसिन है ना उनकी दो ग्रुप्स होते हैं, एक होती हैं जो नशे वाली होती हैं और दूसरी जो आपके ठीक करती हैं, आपका इलाज करती हैं। नशे वाली दवाएं इसलिए दी जाती है ताकि आपके माइंड को रिलैक्स कर सके, आपकी नींद को वो बेहतर कर सके। उनका हाई डोज, उनका ज़्यादा इस्तेमाल फिर वो आपको आदी बना लेगा। तो जो नशा कहा जाता है उसके अंदर असल में वो दवाइयाँ होती हैं, लेकिन उस दवाई का हाई डोज जो है वो एक इंसान कंज्यूम करता है जो उसकी लिमिट से ज़्यादा होता है। तो ड्रग्स बेसिकली वो मेडिसिन ही होती हैं। तो मेडिसिन का स्टडी करना ये फार्मेकोलॉजी हमारे पास कहलवाएगी। एक और चीज़ लिखी हुई है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो चीज़ स्टडी की जाती है वो होती है हमारे पास कुछ तरीके, कुछ टेक्निक्स हम स्टडी करते हैं। ऐसे टेक्निक्स जो यूज़ होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, टेक्निक्स यूज्ड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कुछ तरीके यूज़ होंगे और उसका फ़ायदा किसको होगा? ह्यूमन को, फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। जानदार पर कुछ तरीके इस्तेमाल करेंगे जिसका फ़ायदा इंसान पर होगा। मिसाल के तौर पर हमने एक टेक्निक इस्तेमाल की, एक ऐसी टेक्निक जो प्लांट पर इस्तेमाल की गई, एक टेक्निक जो प्लांट पर इस्तेमाल की गई। हमने कहा कि यहाँ पर टेक्निक्स को यूज़ किया जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। तो टेक्निक इस्तेमाल की प्लांट पर, प्लांट ने ज़्यादा फ्रूट दिया, ज़्यादा फसल दिया, ज़्यादा फसल यानी कि खुराक बेहतर हुई, तो फ़ायदा किसका हुआ? मैनकाइंड का वेलफेयर हो गया। हमने जानवर पर एक टेक्निक इस्तेमाल की जिससे फिर उसने ज़्यादा दूध देना शुरू किया, तो टेक्निक एनिमल पर इस्तेमाल हुई, फ़ायदा ह्यूमन का। एक टेक्निक इस्तेमाल हुई बैक्टीरिया पर, तो एक टेक्निक यूज़ हुई बैक्टीरिया पर और उस बैक्टीरिया ने इंसुलिन बना दिया। तो इंसुलिन जब बन गया तो इंसुलिन बैक्टीरिया यूज़ नहीं करने वाला, इंसुलिन मैनकाइंड ह्यूमन यूज़ करने वाले, फ़ायदा ह्यूमन का हुआ, मैनकाइंड का हुआ। तो इस तरह से तरीक़ों का इस्तेमाल जब लिविंग ऑर्गेनिज्म पर होगा, फ़ायदा इंसान का होगा, इसे बायोटेक्नोलॉजी कहा जाएगा।
बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक चीज़ स्टडी की जाती है, एक चीज़ इसकी समझ ली डिवीज़न निकल जाती है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग प्री एडवांस फील्ड है। इसके अंदर हमारे डीएनए को तब्दील किया जाता है, हमारे जीन्स को तब्दील किया जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर मैन्युपुलेशन ऑफ जीन्स होती है, हमारे जीन्स को बदला जाता है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हमारे जीन में खराबी आ चुकी हो, हमारा जीन ठीक से काम ना कर सकता हो, जो उसे काम करना हो वो नहीं कर रहा, तो उसे तब्दील किया जा सकता है, उसे ठीक किया जा सकता है, और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग होगी। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है मैनिपुलेशन ऑफ जीन, बेसिकली ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम डिवीज़न या सब ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी की कह सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और ब्रांच मौजूद है, और उस दूसरी ब्रांच को हम कह रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हमारे पास एक और ब्रांच है जिसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है। बुक के अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डेफिनेशन गलत लिखी हुई है। बुक ने लिखा हुआ है मॉलिक्यूल्स की स्टडी, वो मॉलिक्यूल्स, वो केमिकल्स जो बनाते हैं, कंस्टिट्यूट मतलब बनाते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स जो कंस्टिट्यूट करते हैं, जो बनाते हैं सेल को और सेल के ऑर्गेनेल्स को। सेल जिन मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, सेल जिन केमिकल्स का बना हुआ है, उसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा जा रहा है। ये बुक की डेफिनेशन है। हालांकि ये वाली डेफिनेशन बायोकेमिस्ट्री के लिए होती है। बायोकेमिस्ट्री एक और ब्रांच है, आगे हम डिस्कस करेंगे। बायोकेमिस्ट्री में उन मॉलिक्यूल्स को पढ़ा जाता है जो सेल के ऑर्गेनेल को बनाते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किसके बारे में होती है? जो इसकी सही डेफिनेशन होगी वो होगी कुछ खास मॉलिक्यूल्स को डिटेल में पढ़ना, जैसे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स। इन्हें डिटेल में जब पढ़ा जाएगा तो वो ब्रांच मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होगी। डिटेल में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स को स्टडी करना, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होगी। तो ये वाली वो ब्रांचेस थी जो आपकी बुक में डिस्कस की जा रही हैं। हमारे बुक वाले होते हैं ना, वो पंजाब को कॉपी करते हैं। इन्होंने पंजाब को कॉपी किया, कुछ ऐसी ब्रांचेस दे दी जो पंजाब की बुक में नहीं थी, और जैसे कि कुछ ऐसी ब्रांचेस यहाँ पर आ गई पंजाब की बुक में नहीं थी, या कुछ ऐसी ब्रांचेस थी जो पंजाब की बुक में थी लेकिन इन्होंने शाया नहीं की। जैसे कि एक ब्रांच थी, उसका नाम था एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट्स को पढ़ा जाता है। इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। इंसेक्ट कौन से जानदार होते हैं? वो जानदार जिनके 6 पैर होते हैं, उनकी बॉडी 2 हिस्सों में डिवाइड हुई, हेड, फिर एक सीने वाला हिस्सा थोरैक्स, और फिर एक और पार्ट होता है जिसे एब्डोमिन कहा जाता है। हेड, थोरैक्स, एब्डोमिन, और फिर यहाँ पर उनकी बॉडी से ये 6 टांगें निकली होती हैं, तो इंसेक्ट उन्हें कहा जाता है। एंटीना भी 2 हो सकती हैं, उनकी विंग्स भी हो सकती हैं। एंटोमोलॉजी आपके बुक में नहीं मेंशन, पंजाब की बुक में, लेकिन आपकी बुक वालों ने जब एक्सरसाइज बनाए उसमें एंटोमोलॉजी दे दिया, तो वो पंजाब की बुक में मौजूद है, आपकी बुक में नहीं है। एक्सरसाइज में उन्होंने दी हुई, तो इसलिए हम इसको डिस्कस करें, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एक और ब्रांच जो उन्होंने दी हुई है वो है इम्यूनोलॉजी। एक्सरसाइज में मौजूद है, बुक में नहीं मौजूद। इम्यूनोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम की स्टडी। हमारा इम्यून सिस्टम क्या है? हमारा हिफाजती निज़ाम। हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जो हमें बचाता है, जो हमें बीमारियों से महफूज रखता है, और उस सिस्टम को इम्यूनो सिस्टम कहा जाता है। इम्यून सिस्टम की स्टडी को इम्यूनोलॉजी कहा जाएगा। कैसे इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर होता है, कैसे इम्यून सिस्टम मजबूत किया जा सकता है, ये सारा इम्यूनोलॉजी में डिस्कस होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स के लिए मेरा नंबर आप यहाँ पर नोट कर दें, व्हाट्सएप पे आप फिर मेरे इस नंबर पे रब्ता करिएगा, और फिर आप मेरे कोचिंग क्लासेस के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे रब्ता करके मंथली फ़ीस के साथ फिर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।